अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करन नाज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तकरीर और मरहूम साबिक जज अरशद मलिक की वीडियोज़ और दीगर शवाहिद की बिना पर एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ मरियम नवाज़ की मुतफर्रिक दरख्वास्त 13 अक्टूबर को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। हाई कोर्ट के बाहर बात करते हुए मीडिया से मरियम नवाज़ ने अदलिया और फ़ौज पर तनकीद की। इल्ज़ाम लगाया कि उनके खिलाफ केस जनरल के कहने पर बना और उनकी ख्वाहिश पर ही सज़ा दी गई। नवाज शरीफ की बेटी ने जजेस पर भी इल्ज़ामात लगाए हैं। सुनिए उनकी बातें। इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया और उस अंपायर का नाम है जनरल फैज हमीद। मेरा केस पॉलिटिकली इंजीनियर्ड है। शॉकिंग हकाइक मेरे सामने आए। सिटिंग जज शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने कहा कि उस वक्त के डीजीसी उनके पास तशरीफ लाए और उनको कहा मरियम नवाज और नवाज शरीफ को आपने इलेक्शन से पहले बेल नहीं देनी और अगर आपने उनको बेल दी तो मेरी 2 साल की मेहनत खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। जस्टिस शौकत अजीज साहब को भी बुलाएं और जनरल फैज हमीद साहब को भी कटहरे में खड़ा करें। उनसे भी हल्फ लें कि वो कहें कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मेरे खिलाफ ये इल्ज़ामात झूठ हैं। आज भी 3 साल गुजरने के बावजूद उसकी तरदीद नहीं हो सकती। ये लबो लहजा, ये गुफ्तगू रही आज मरियम नवाज़ की। लेकिन जब मरियम नवाज़ साहिबा से पूछा गया कि वो खुलकर इदारों पर तनकीद कर रही हैं, क्या शहबाज शरीफ साहब उनकी दरख्वास्त में साथ हैं, तो उस पर वो क्या जवाब दे रही हैं, सुनिए। जमात के बारे में ये तासुर दिया जाता है कि आप इनकी एस्टेब्लिशमेंट हैं, शहबाज शरीफ प्रो एस्टेब्लिशमेंट। आप मुझसे मेरी बात करें, शुक्रिया, मैं अपनी बात कर रही हूँ ना। जमात का पूरा ये शहबाज शरीफ साहब ऑन एतमाद के ऊपर हैं, आपके साथ स्टैंड कर रहे हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर, पिटीशन के ऊपर, क्योंकि मैडम आप मुझसे थैंक यू ये जमात की बात नहीं है, ये मेरी पिटीशन की बात है जो मेरी ज़ात और नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड है। और नवाज शरीफ साहब और मैं समझते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है और ये हमारी अपना जंग है, हमारी अपना केस है, हम लड़ रहे हैं ना, जमात को बीच में ना लाएं। तो गौर कीजिए नाज़रीन, मरियम ने वाज़ेह किया है कि पिटीशन उनकी है और जंग भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ की ही है। इसका शहबाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं है। इससे पहले भी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को मरियम बीबी गुनाह कह रही थी और शहबाज शरीफ ग्रुप उसे सवाब समझ रहा था। किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। क्या आप खुद को गुनाहगार महसूस करते हैं? कैसे इतना बता? मैं बिल्कुल अपने आप को गुनाहगार महसूस नहीं करता। मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था। मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था। यानी अगर मैं ये कह लूँ नाज़रीन के तो गलत नहीं होगा कि मरियम कह रही हैं कि उनके गुनाह में शहबाज शरीफ साथ नहीं है और शहबाज शरीफ के गुनाह में वो साथ नहीं थी। इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है उस्मा बुखारी साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। उस्मा, खुशामदीद कहूँगी आपको। कवल शोज़ब साहिबा भी साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप दोनों ख़वातीन को खुशामदीद कहूँगी। उस्मा साहिबा, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। मरियम ने क्या कहा इस पर मैं बाद में आती हूँ। वो जो तकरीर देख कर आप पढ़ रही थी, वो क्या आप बता सकती हैं कि वो खुद लिख कर लाई थी ये तकरीर? बहुत शुक्रिया किरण, कमाल है, आपको ये चीज मिली है उसके अंदर से, तकरीर लिख के लाई थी और फलाना हुआ था। जो उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है उस पर बात कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन मैं बिल्कुल करूंगी जी। ये आपको तनकीद जो है वो मिली कि वो तकरीर लिख के लाई थी। पहले तो उन्होंने तकरीर नहीं की, आपकी इत्तला के लिए। वो मीडिया से बात कर रही थी, मीडिया के सवालों का जवाब दे रही थी और जो पिटीशन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाली है उसके बारे में वो अपने जो है वो इजहार राय कर रही थी। सो इसको आप तकरीर समझ लें, इसको आप तनकीद समझ लें, इसको आप जो है जो मर्जी समझ लें, वो आप पे डिपेंड करता है। चले आप ना बताएं किसने लिखी थी, मैं अगला सवाल कर लेती हूँ। उसमें ये बताइए, मरियम नवाज साहिबा वो बच्ची नहीं है जिनको कुछ लिख के दिया जाए। जो उन्होंने कहा उनके पास उसके सबूत मौजूद हैं। जो चीजें वो कह रही थी वो उसी लिए कोर्ट के अंदर गई हैं। सो वो किसी से लिखवाती नहीं है और जो है वो उनको क्या कहना है, कैसे कहना है, वो अपना फैसला खुद करती है। सही। अच्छा, उसमें मरियम नवाज कह रही हैं उनके केस से शहबाज शरीफ या पार्टी का ताल्लुक नहीं है।
हालांकि वो साथ खुद ये भी कहती रही हैं कि मुस्लिम मसला नून लीग और उनके बयानिए का है, तो फिर पार्टी का मसला भी हुआ और बतौर सदर शहबाज शरीफ का भी। फिर क्यों मरियम साहिबा खुद को शहबाज शरीफ से लाताल्लुक कर रही हैं? बात करना चाहती हूँ जो उन्होंने कहा, जिसको बाकी सब चीजें जो है वो बैकग्राउंड में चली गई हैं और आप ये जो है वो शहबाज शरीफ और ये पहले ले आई। देखिए, उन्होंने पहले जो आपके इंट्रो में मुझे एक जो है वो जरूर एतराज है जिसको मैं अपनी राय में जरूर समझनी मुझे देनी चाहिए प्लीज। इस पे कोई उन्होंने किसी इदारे पे तनकीद नहीं की, उन्होंने कुछ अफराद की बात की है और इदारों के अंदर लाखों लोग होते हैं और इदारे जो है वो शख्सियात के मरहून मिन्नत नहीं होते। सो उन्होंने कुछ अफराद की बात की है, अफराद के कुछ ऐसे जो जराइम कहना चाहिए, उनके कुछ ऐसी हिकमत अमली कहनी चाहिए, उसको क्या कहना चाहिए आप जो मर्जी कहें, उन्होंने उसके ऊपर बात की है और वो कुछ फैक्ट्स लेके आई हैं। आप लोग हमेशा हमें कहते थे कि कोर्ट क्यों नहीं जाते, आप नाम क्यों नहीं लेते, अब उन्होंने नाम भी ले लिया है, अब वो कोर्ट भी चली गई हैं। सो अब बेहतर यह है कि अब हम उन फैक्ट्स पे बात करें। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो तकरीर की वो सिर्फ तकरीर नहीं की, उन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब उनका केस किया, उन्होंने कहा कि मुझे ओपन हियरिंग चाहिए और वो फुल बेंच जो है उसने ओपन हियरिंग की डेट उनको रिटायरमेंट तक नहीं दी। वो रिटायर हो गए लेकिन वो अपना केस जो है वो ना अवाम के सामने रख सके, ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के सामने रख सके और उसके ऊपर वो अपना रिटन एफिडेविट जो है वो भी और बहुत सारी चीजें वो लिख के भी दे चुके हैं। इसीलिए आज जो है मुतालबा किया है मरियम साहिबा ने कि अगर 3 दफा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो सबसे सुप्रीम इदारे का कायदे ऐवान होता है, अगर वो अदालतों में पेश होकर जो है वो अदालतें भुगत सकता है, अगर वो अपनी जो है वो उसके लिए अदालतों में पेश हो सकता है, तो सबको होना चाहिए। हमने जो बातें की है उसको जो है। अच्छा आपने कहा हम लोग कहते थे कि अदालत क्यों नहीं जाती, अभी भी तो वो ये अदालत कोई सबूत तो नहीं लेके गई है ना। वो कह रही है इन लोगों को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, इन लोगों को बुलाकर पूछ लें, अगर वो आकर इनकार कर देते हैं तो फिर कौन सा सबूत रह जाता है। अच्छा मैं क्योंकि जो बात आप कर रही हैं वो ऑब्वियसली मैं सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुन चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, मुझे ये बता दीजिए क्या वाकई जो मरियम बीबी कह रही हैं अब उनका कोई ताल्लुक शहबाज शरीफ से नहीं है? बड़ा क्लियर बड़ा वाजे कह रही हैं वो। कमाल है किरण, मैं आपको इस वक्त मसाइल ये है कि अदलिया का नाम बदनाम हो रहा है, मसाइल ये है कि कुछ अशखास की वजह से मुअज़्ज़ज़ इदारे जो हैं वो तनकीद का निशाना बन रहे हैं, कुछ अफराद की वजह से जो है वो मसाइल हो रहे हैं, उसके ऊपर आपकी तवज्जो नहीं है। आपको बात ये करनी है तो बात में फिर आपको एक दफा ही बता देती हूँ और वो ये है कि जाहिर है ये मरियम नवाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब की सजा के खिलाफ केस है और उसी सजा के केस के खिलाफ जो है वो अरशद मलिक साहब ने अपना इतराफ़ जुर्म किया, जिसके ऊपर जो है उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और ये वही केस है जिसके अंदर जो है जज साहब ने लिखा, जज बशीर साहब ने भी लिखा कि कोई करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम नहीं था, कोई करप्शन नहीं मिली, लेकिन सजा दे दी। और अरशद मलिक साहब ने जो है वो ये लिखा कि असासा उनके नाम पे नहीं था लेकिन फिर भी सजा दे दी। तो ये जाहिर है उनके केस से मुताल्लिक है, उनके पास अपने केस से मुताल्लिक शवाहिद मौजूद है और वो उसकी बात कर रही है। तो मैडम नून लीग के जितने रहनुमाओं के खिलाफ केसेस बने या गिरफ्तारियां हुई हैं, आप लोगों ने क्या कहा? सब इसलिए हो रहा है कि वो सब लोग नून लीग का हिस्सा हैं, पार्टी का हिस्सा हैं, पार्टी की वजह से केस बन रहे हैं, नवाज शरीफ का साथ देने से केस बन रहे हैं। मरियम खुद कहती रही है कि शहबाज शरीफ भी अगर नून लीग छोड़ने को राजी हो जाएं तो उनके केस भी खत्म हो जाएंगे। फिर कैसे मरियम अपने केस को सबसे अलहदा करेंगे? सिर्फ एक ही वजह समझ आती है ना कि उनकी इस बात पे शहबाज शरीफ साहब इस पिटीशन के हक में नहीं है। शायद आप अगर ये समझ के खुश होना चाहती है, मैं आपको बिल्कुल आपकी मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, लेकिन अच्छा मुझे गुजारिश कर लेते, लेकिन उनके केसेस हैं जो खास तौर पर देखिए भुट्टो साहब भी फांसी चढ़ गए थे, किरण बीबी, उसको आज तक जो है जुडिशियल मर्डर कहा जाता है। और क्या हमारे इदारों में मुख्तलिफ लोगों से गलतियां नहीं हुई? क्या मार्शल लॉज नहीं लगे हमारे इदारों के जो है वो उसके ऊपर? क्या जो है नजरिया जरूरत हमारे अदलिया के अंदर मौजूद नहीं था? ये सब मसाइल है ना। तो ये अफराद की वजह से इदारे जो है उनके ऊपर उनके अंदर मसाइल आते हैं। और ये जो केसेस हैं बिल्कुल खास तौर पर ये केस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पहले जो 2014 का धरना था उसके जरिए हटाने की कोशिश की गई, फिर वो 4 हलकों का तमाशा क्रिएट किया गया, फिर वो उसके अंदर कमीशन बना, उन्होंने कहा कोई जो है वो प्लान रिगिंग और वो चीज मौजूद नहीं थी। फिर उसके बाद ये पनामा का ड्रामा आ गया और उसका केस पीएमएलएन से कैसे उनको अलग कर सकता है? मैं आती हूँ, मैं दोबारा आती हूँ आपके पास। 3 दफा वजीर आजम जो है उसको अकामा पर निकाल दिया गया। ये छोटी बात होगी आपके लिए, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए
पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान की जो तारीख है, सियासी तारीख है, बिल्कुल ठीक बहुत बड़ा बात। बिल्कुल ठीक है उस्मा, जो बात आप मुझे कह रही थी ना कि जो बातें की, इस पर बात क्यों नहीं करी, तो उसके रिस्पॉन्ड के लिए कवल शोजब साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। कवल, हैसियत हुक्मरान आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगी मरियम नवाज साहिबा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इस मीडिया टॉक को, जिसमें वो कह रही हैं कि जो भी कुछ हुआ है वो एक जनरल की वजह से हुआ है, केसेस भी एक जनरल के कहने पर बने, सजा भी एक जनरल के कहने पर हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच किरण। असल में मरियम साहिबा जब बच्ची थी तो उस वक्त एक जनरल के कहने पे उनके वालिद साहब को सियासत में लाया गया था, फिर एक जनरल के कहने पे वो फाइनेंस के मिनिस्टर बन गए थे पंजाब के, हालांकि उनकी कोई फाइनेंस की डिग्री नहीं है। फिर एक जनरल के ही मोहब्बत और प्यार रखने की वजह से, बल्कि एक से दो तीन जनरल्स के कहने पे और मोहब्बत प्यार की वजह से वो पंजाब के वजीर आला बन गए थे और शायद बाद में फिर प्राइम मिनिस्टर भी इसी वजह से बन गए थे। तो उनके दिमाग से वो सारा जो प्रॉब्लम है ना 80s वाला, वो शायद जाता नहीं, वो प्रिंट हो गया। ज़ाहिर है उसको काफ़ी छोटी थी तो इस वजह से वो चीज़ें जो है वो उनको हॉन्ट बैक करती हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगी, मरियम बीबी हमारी बड़ी बूढ़ी हैं, बुजुर्ग हैं, बड़ी हैं माशाल्लाह, वैसे तो अपने आप को उन्होंने बड़ा अच्छा रखा हुआ है, तो थोड़ा सा ना उनके जो मोहतरम हस्बैंड साहब हैं वो कप्तान रिटायर हुए हुए हैं, थोड़ा फौज के बारे में, बाकी ओहदों के बारे में भी पूछ लें कि किस तरीके से ओनरशिप होती है। अभी अज़मा फरमा रही थी कि चंद शख्सियात की वजह से जो है वो इदारे बदनाम हो रहे हैं। मैं सिर्फ इनको इतना बता दूं, जहां तक फौज का ताल्लुक है, जब एक सर्विंग सिटिंग किसी भी ओहदेदार को आप अगर अटैक करते हैं तो उसका जहां फौज आ जाती है वो अपने हर बंदे को इवन रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक ओन करते हैं। 2 साल के बाद फिर वो जो आज़ाद हो जाते हैं, जो उनका दिल करता है वो कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो सिटिंग है, रैंक लगा के बैठे हुए हैं, तो वो अपनी जात में कुछ नहीं है, वो उस इदारे को रिप्रेजेंट करें। अब मोहतरमा फरमा रही हैं कि जी उस वक्त के डीजीसी, बाद में फिर उन्होंने कहा जी DGISI ने अपने इख्तियारात का जो है वो ज्यादा इस्तेमाल किया। उधर भी कैलबरी वाला प्रॉब्लम आ गया कि 2006 वाला जो वाकया 2007 में आने वाले कैलबरी फॉन्ट पे हो गया। इसी तरह 2018 वाला जो इनके खिलाफ केस है वो 2019 में DGISI बनने वाले जो हैं उन्होंने शायद 1 साल पहले ही जाके कर दिया। तो पहले तो एक तो ये चीज है। दूसरी बात यह है कि जब आपसे ये सवालनामे पूछे गए 2012 में, जब ये सरूर पैलेस में रहते थे, और ये मेरे पास मौजूद है, ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको भेजा है, जरा ये प्लीज देख लीजिएगा कि ये जो इनकी बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी इज मरियम सफदर साहिबा, जो निल्सन एंटरप्राइजेज लिमिटेड है। आप अपनी रसीदें दे दें, आप अपना मनी ट्रेल दे दें, हम आपको 100 सलाम करेंगे 2012 से लेके 2018 तक और उसके बाद तक भी। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि इस खित्ते की ये इतनी अजीम रहनुमा थी कि सारी साजिशें इन्हीं के खिलाफ होनी थी। इतना बड़ा ये अजीम लीडरशिप का नाम था कि पूरी दुनिया इनके पीछे लगी थी। मैं जरा सी उनकी, क्योंकि याददाश्त का थोड़ा इनहेरिटेड प्रॉब्लम है किरण, मुझे एक मिनट दीजिएगा। मैं याद करा दूं कि 31 मई 2018 तक जनाब जो इनके पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं, वो जो लंबे से हैं मोहतरम, वो प्राइम मिनिस्टर थे और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब इनके प्राइम मिनिस्टर, कठपुतली जिनको इन्होंने सेलेक्ट करके बैठाया था, वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे। इतने बेख्तियार इनके वालिद साहब 2014 में प्राइम मिनिस्टर थे। ये उठा के कहते थे ये तो जी वो क्या कहते हैं, चाय की प्याली में एक छोटा सा तूफान है वो धरना, और आज जो है उस धरने को इन्होंने जो है वो पता नहीं क्या बना दिया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप दोनों का रिस्पॉन्ड आ गया है, आप दोनों ने रिस्पॉन्स किया है इस सवाल पर, और अपनी पर्चियां दे दे तो आप मौजूद। कवल, मैंने एक और बड़े इंपॉर्टेंट इशू पर बात करनी है, मैंने नैब चेयरमैन के हवाले से आप दोनों से बात करनी है, आप दोनों मेरे साथ ही मौजूद रहेगा। तो नाज़रीन मैं आ रही हूँ, चलें उस्मा कर दीजिए रिस्पॉन्ड। जो कहा है आप उसका जवाब भी ले लेना। ऐसे नहीं हो सकता कि जो है वो आप बात करके आप भाग जाएंगे, ऐसे नहीं होता। पहली तो बात यह है कि किस जनरल के कहने के ऊपर जो है वो तहरीके इस्तकलाल जो है वो उससे इमरान खान साहब शुरू हुए, फिर किस जनरल के जो है वो साथ मीटिंग हो के शफकत महमूद के घर पे जो है वो 2011 का जलसा हुआ, फिर किस जनरल के कहने के ऊपर जो है वो आप अंपायर की उंगली ढूंढते ढूंढते इस्लामाबाद आ गए। तो ये सारे जवाब आपको देंगे और अभी लिस्ट गोज ऑन। अगर आप चाहेंगे तो मजीद भी मैं आपकी कहाँ किस जनरल ने क्या कहा, और वाकई आप दुरुस्त कह रही हैं, वो जाहिर है जनरल ज़िया के बेटे होने के दावे तो नवाज शरीफ साहब खुद करते रहे हैं। आप सबूत ले आए ना, हल्फ पे तो आप सबसे ज्यादा हल्फ पे आपके लोग भागते हैं। नवाज शरीफ 5 मई 2016 को असेंबली में खड़े होके कहते हैं जनाब आला ये है वो जरा है, उससे भाग जाते हैं। कवल वो सुन रही थी आपकी बात, उस्मा साहिबा का कंप्लीट उनका आंसर। जी उस्मा कंप्लीट कर लें प्लीज।
तरीका नहीं है, इनको तमीज सिखाइए। अगर इनकी बात आप दोनों मेरे ऑनरेबल गेस्ट हैं, प्लीज प्लीज उस्मा आप कंप्लीट कीजिए। बच्चा है ना जो आज तक जो है वो खिलंडरों की टीम हम पे जो है, और मैं अगर खिलंडरों की जो है वो अगर आप लोगों को इस तरह बदतमीजी करती रही आपने की है, उसका जवाब मैं आपकी जबान में दे सकती हूँ, लेकिन मैं रिस्ट्रेन का मुजाहरा करूंगी। पता नहीं कब तक करूंगी, लेकिन कभी अभी कोशिश करेंगी तो लोग आपको बहुत इज्जत करेंगे। थोड़ी सी इज्जत करवाया करें अपनी, आप सीनियर हो चुकी हुई है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी सीखें। मैं आप दोनों खवातीन से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहिरा करें। आप दोनों को लोग सुन रहे हैं इस वक्त, मैं आप दोनों के पास आ रही हूँ क्योंकि चेयरमैन नैब के हवाले से मैंने अब बात करनी है। उस्मा साहिबा मैं आ रही हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। नाज़रीन, अपोजिशन जमातें इख्तियारात में तरमीम का मुतालबा करती रही हैं, लेकिन हुकूमत ना मानी। अब अचानक ऐसा क्या हुआ है कि हुकूमत को याद आया है कि नैब से ताजिर और ब्यूरोक्रेसी दोनों परेशान है। एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत ने नैब कानून में तब्दीली कर दी है। साथ ही वज़ीर कानून फ़रूग नसीम ने ऐलान किया है कि नए चेयरमैन नैब की तकर्री तक मौजूदा चेयरमैन नैब काम करते रहेंगे। अपोजिशन लीडर से मुशावरत वज़ीर आज़म नहीं सदर करेंगे। अगर बात नहीं बनी तो फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों के 6 अरकान होंगे। सुनिए ज़रा। हमारे और फवाद में अगेन कोई डाइकोटमी नहीं है हमारे नैरेटिव में, बयानिए में। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ, शायद आप थोड़ा सा देर से आए, अपॉइंटमेंट करेंगे चेयरमैन नैब की सदर पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद लीडर्स ऑफ द हाउस एंड अपोजिशन ऑफ द नेशनल असेंबली। यानी सदर साहब जो हैं वो दोनों की कंसल्टेशन करेंगे, पीएम नहीं करेंगे। ठीक है जी? नहीं, इसमें वैसे मैं थोड़ा सा, चूँकि ये तो एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, फ़रूग नसीम साहब ने सामने रखा है। प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल शहबाज शरीफ से कंसल्टेशन नहीं करेंगे, बिकॉज आई स्पीक फॉर प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट साहब का प्रेसिडेंट हाउस से मैंने भी नहीं पूछा, क्योंकि देखिए ये बड़ा बेहुदा बात है कि आप चोर से पूछ के कहें कि जनाब बताइए आपका थानेदार कौन होगा, ये नहीं हो सकता। अज़मा, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है, किसी भी वक्त ऑर्डिनेंस जारी हो जाएगा। नून लीग जारी हो चुका है, बल्कि नून लीग इसके खिलाफ अदालत जा रही है या नहीं? नहीं, पहले तो मुझे पिछली बात कंप्लीट करनी है। ऐसे होगा नहीं, ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है वो मजाक बनाने के लिए, इसीलिए कमल के साथ बैठना मुश्किल हो गया है कि अपनी बारी पे ये जो कुछ मर्जी फरमा लेती हैं, उसके बाद ये चीखना शुरू कर देती हैं। देखिए, मैं ये शाहजादा शाह के वफादारों की हालत देख लें। हम कह रहे हैं कि एक आधे शख्स का कोई प्रॉब्लम होगा, वो कह रही है नहीं, आप पूरी फौज को बीच में लताड़ें और आप कहें कि पूरा इदारा इसके अंदर मुलव्वस है। तो ये इससे तो अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी अकल कहाँ रहती है। और ये जो है वो वफादारी के अंदर ये है कि क्या करने लगे। आपको बात की समझ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, कमल प्लीज, अब ठीक है उस्मा, अब ये आपकी बात का जवाब आ गया। प्लीज, अब जो मैंने आपसे सवाल पूछा, जुबान को ब्रेक लगवाएं। ये मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप दोनों अपनी अपनी बारी पर बोलिए। अब अज़मा आप जवाब दीजिए प्लीज। नहीं होता क्योंकि सबको पता है कि ये क्या है। आपकी बारी के बात के ऊपर मुझे इतना कहना है जी कि आप बारी अब खत्म नहीं हुई। किरण, कमल प्लीज, कमल मैंने उनसे सवाल पूछा है, जवाब लेने दीजिए, फिर मैं आती हूँ आपकी तरफ। जी उस्मा। अब जब रसीदें देरी की बारी इनकी आई, जब आटा चीनी चोरी की बारी की बात आई, जब LNG की चोरी की बात आई, अद्वियात चोरी की बात आई, तो अब क्या है, अब ऑर्डिनेंस ये जारी हुआ है कि प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स जो होंगे उसको भी आप छोड़ दें। जितनी भी जो आपकी प्रोक्योरमेंट के मसाइल हैं उसके ऊपर भी जो है वो नैब कुछ नहीं कर सकता। अब आप जो है वो किसी भी आज इनको याद आ गया कि ब्यूरोक्रेट्स और ताजर जो हैं उनको भी हमें नहीं करना। वजीर आजम को आप अब ये जो NRO दिया है ना इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत को, ये नहीं होगा। आप अदालत जा रहे हैं, इसके खिलाफ नहीं जा रहे? जाएंगे, जहां भी जाना पड़ा बिल्कुल जाएंगे। ये जिस छड़ी से इन्होंने हमें हांका था ना, जो पैरामीटर्स हमारे लिए पनामा के जो है वो हीरे थे, हमारे लिए पनामा के पैरामीटर्स और थे, इनके लिए पंडोरा बॉक्स के पैरामीटर्स और हैं। ठीक है, आप कह रही हैं जिस फोरम पर जाना पड़ा जाएंगे इस मामले पर। कवल, ये शहबाज शरीफ से मुशावरत वजीर आजम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन पर करप्शन का इल्जाम है, लेकिन सदर कर लेंगे। ये कौन से उसूली फैसले हैं तहरीक इंसाफ के मैडम? अच्छा, पहले मैं जवाब दे दूं। अकामा में ख्वाजा आसिफ असेंबली में खड़े होकर अपने जो शाह से ज्यादा शाह के पीछे गुलाम खड़े होते हैं, वो फरमा रहे थे जनाब बिल्कुल परेशान ना हो, अवाम बड़ी जल्दी भूल जाएगी। और वो जिन पे आया था ना केस, वो खुद उसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने आके कहा था जनाब आला ये है वो जराए कि वो पता नहीं थी हमारी दौलत तो 1996 से और 2006 तक पहुंच गई थी। तो ये सारी बातें हमें ना सुनाया करें। शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो यहाँ बैठ के बोल रहे हैं ना, वो खुद है।
दूसरी बात जो आपने बात की, देखें एक तो ऑर्डिनेंस जो है ना, किरण मुझे प्लीज बात करने दे, मैं उनकी सारी बातें और तकरीरें सुन चुकी हूँ, वो पर्सनल हो जाती हैं और मुझे आदत नहीं है पर्सनल होने की, मैं आर्गुमेंट पे बात करती हूँ। इनका प्रॉब्लम इन्हें डर लगता है, इन्हें जाके फिर बाद में जो है ना शामत आएगी। मरियम बीबी NRO मांग रही है क्योंकि पेंडोरा पेपर्स पे इनके सारे जो चमचे करछे हैं वो बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे। पहले इन्होंने प्रोपेगेंडा कर दिया, वो व्हाट्सएप ग्रुप वाले जितने इन्होंने अपने पाले में हैं कि जी वजीर आजम की प्रॉपर्टी निकल आई। अब निकला कुछ नहीं, मुंह की खानी पड़ गई है, तो अब उन्होंने अटैक कर दिया इदारों पे। कंवल साहब, आप दोनों ने, मैं आपको बता रही हूँ, जो हमने पहले टॉपिक शुरू किया था, आप दोनों की तरफ से मुकम्मल तौर पर आंसर आया है उसका। अब मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए ना प्लीज। अब आप मुझे बता देना कि सदर साहब कैसे उस शख्स से मुशावरत कर सकते हैं जिससे वजीर आजम मुशावरत नहीं कर रहे। सदर इज हेड ऑफ द स्टेट, जैसे नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, दोनों एक न्यूट्रल ओहदे हैं। वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, वो पूरे एक शख्स पूरे हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो बैठ के अगर बात करेंगे उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का एक प्रिंसिपल स्टांस है जी, और वो हम सबका स्टांस है कि अगर शहबाज शरीफ साहब नैब के उसमें केसेस में या जो वजीर आजम के स्टांस है वो सदर का नहीं है। बीबी का मूड भी नजर आ रहा है, अब मरियम बीबी का मूड भी नजर आ रहा है, तो अब तो शहबाज शरीफ साहब को चेंज करने में इनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। जो स्टांस वजीर आजम का है वो सदर साहब का नहीं है। देखिए सदर साहब मौका दे देंगे, वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं और अपने ओहदे को बड़े अच्छे तरीके से जस्टिफाई करते हैं। जहां तक आपने ऑर्डिनेंस लाने की बात की या उसको, एक मिनट किरण, एक मिनट जी, ऑर्डिनेंस का आना और उसको असेंबली जाके इन्होंने अगर कोर्ट में चैलेंज करने, ऑर्डिनेंस आर्टिकल 89(1) के तहत आता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के तहत, तो ये कोई इलीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है। उसके 120 दिन होते हैं, उसके बाद 120 दिन वो और रह सकते हैं और फिर स्लैश हो जाता है। लाइक क्यों याद अभी नहीं आया, याद पहले भी आया था। किरण एक मिनट सुन ले, मैंने बहुत इनकी तकरीर सुनी, एक मिनट सिर्फ ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है सुन ले। ये नैब की 34 अमेंडमेंट्स का मसवदा इनका दिया हुआ है, ये आ गया था जिसमें इन्होंने इन्हीं केसेस से जो NRO मांगा था, ये अगर उस वक्त डिलिब्रेशंस कर लेते और नैब को अच्छे तरीके से जो वहां पे बेहतरी के लिए रिफॉर्म्स की जरूरत थी वो मान जाते और ये शाह की गुलामियां कम करते, तो आज सबको फायदा हो जाता। बिल्कुल ठीक है कमल, आपने बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। चलिए अब आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रही, कम से कम मुझे ये बता दें, जो चेयरमैन नैब शाहिद खान अब्बासी साहब लेकर आए थे, उनको आप लोग क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? कोई और भी तो हो सकता था ना। देखें हम तो इनको इस चीज में ऑनर कर रहे हैं ना। खुर्शीद शाह साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब ने 9 डिलिब्रेशंस करके 10वें में ये बंदे का नाम फाइनल किया और बाद में कहते हैं जी ये तो नैब और न्याजी साहब का तो कोई लेना देना ही नहीं था, इन्हीं के लाए हुए बंदे हैं। और मेरा नहीं ख्याल है कि उस वक्त जस्टिस कयूम वाला फार्मूला इन्होंने जेन में सोचा था या नैब के पुराने चेयरमैन सैफुर रहमान वाला सोचा था कि शायद उसकी तरह फोन कर करके ये उनको ये सादा सी बात, इसका जवाब दे दें बताएंगे कि बड़े मियां साहब की ये फरमाइश है, तो वो मेरे ख्याल में बंदा इनकी कमल साहब मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे प्लीज समझाइए। एक तरफ आपका उसूली फैसला है जो जिसके ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं, उस शख्स के साथ मुशावरत वजीर आजम नहीं कर सकते, कंसल्टेंसी उसके साथ नहीं हो सकती। दूसरी जानिब वही शाहिद खान अब्बासी जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात लगाते हैं, उन्हीं के लाए हुए बंदे को आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए बंदे ने अपना काम करना है एज इंडिपेंडेंट। उसूली फैसला कहाँ गया फिर यहाँ पर मैडम? इनसे आप सवाल पूछें, किरण इनसे पूछे कि आपने जिस बंदे को अपॉइंट किया जिसमें हमारा कोई रोल ही नहीं था पीटीआई का, उसको इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया? इसलिए कि वो जस्टिस कयूम की तरह वो डिक्टेशन नहीं लेता या वो सैफुर रहमान वाली इनके लिए वो डर्टी वो काम नहीं करता है। तो जब इदारे अपना काम कर रहे हैं और जो ड्यू कोर्स होगा लीगल उसके मुताबिक चलेंगे। लेकिन अब एक जो तरमीम लाई जा रही वो ये कि लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दोनों में से किसी के ऊपर भी अगर उस्मा यहाँ पर भी फरूक नसीम साहब एक बात कर रहे हैं कि ये भी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर छोड़ा जाएगा कि वो मॉरल ग्राउंड्स पर अगर खुद छोड़ देते हैं कंसल्टेंसी को तो फिर पार्लिमानी कमेटी में चले जाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब बताएंगे मुशावरत का हिस्सा बनेंगे या फिर छोड़ देंगे मॉरल ग्राउंड्स पर? कमाल है ना, मतलब फरोग नसीम साहब वो मौसूफ हैं जो मुशर्रफ की इमरजेंसी और इन तमाम मामलात के अंदर इन्वॉल्व हैं। मतलब जिनके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलना चाहिए वो हमें बताएंगे कि मॉरल और एथिक्स क्या होती है। मेरी गुजारिश सिर्फ इसमें इतनी है कि कंवल बीबी ये जो अब इस याद कर रही है ना कि वो हम उस वक्त बात कर ले, तो उस वक्त हमने कहा था नैब पे बात कर ले, आप आसमान पे चढ़ गए। आपने कहा बिल्कुल नहीं हो सकती, अब आप आसमान पे चढ़ गए हैं।
अब हम कह रहे हैं बिल्कुल नहीं हो सकती, 90 दिन का रिमांड भी आपको भुगतना है आटा चीनी चोरी के अंदर। आपने जो फैसले किए हैं, लेट फैसलों से जो एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा है, उसका भी खमियाजा आपने भुगतना है। आपके ऊपर लंबी इंक्वायरियां जो है वो अब नैब की उसी तरह होंगी जैसे हमारे ऊपर हुई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये आप अंदाजा लगाइए, ये सिर्फ इमरान खान का गरूर और तकब्बुर है कि जो उसको टिकने नहीं देता। वो किसी के साथ बात नहीं कर सकता, वो कोई आसमान से उतरी हुई चीज है। मुझे ये बताइए, जो वजीर आजम खुद आटा चीनी चोरी में इन्वॉल्व है एज ए वजीर तजारत, जिसने जो है चीनी बाहर भिजवा के मुल्क में शॉर्टेज करा के चीनी की कीमत बढ़ाई, और बाय द वे वो कमीशन को आग लगा दें आज उस रिपोर्ट को, जिसने जो है हमें कहा था कि 63 रुपए से ज्यादा चीनी नहीं होगी। आज तक चीनी मिली किसी को जो है वो 110 रुपए से कम। और जिनके ऊपर अब इतने लंबे स्कैम्स है, वो कैसे चेयरमैन नैब डिसाइड करेंगे? मेरा सवाल तो अब ये है कि वो चेयरमैन नैब कैसे डिसाइड कर सकते हैं जिनके इतने लंबे खांचे खुले हुए हैं? उनके ऊपर जो है तहकीकात होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि फॉरेन फंडिंग केस जिनका पेंडिंग था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इन्होंने लगाया था ना, फिर उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आग लगाने क्यों फिर रहे हैं ये? बिल्कुल ठीक है उस्मा बुखारी साहबा, बिल्कुल आपका कमेंट भी आ गया। कंवल शोजब साहबा, आपकी बात भी। दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उमर शरीफ की यादें ताज़ा करेंगे। उमर शरीफ की रूह को दुनिया फ़ानी से कूच किए 4 रोज़ हो गए हैं, लेकिन उनका ज़ाहिरी वजूद आज रुखसत हुआ है। कायनात उमर शरीफ की रूह और बदन से महरूम हो गई है। अदाकार काशिफ हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। मैं खुशामदीद कैसे कहूँ कि आज वो खूबसूरत हस्ती जिससे पूरा पाकिस्तान, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग भी प्यार किया करते थे, आज वो चले गए हैं इस दुनिया से। काशिफ, उमर शरीफ साहब ने आगाज़ से लेकर आखिर तक फिल्म में काम किया या स्टेज में काम किया या टीवी में, हमेशा मुनफरिद और हमेशा तंज़ो मिज़ा के अंदाज़ में ही जलवागर हुए हैं। जबकि अगर उन्हीं के वक्तों के स्टार्स को देखा जाए तो वो संजीदा एक्टिंग की तरफ भी आए, जैसे मोइन अख्तर हुए या दुर्दाना भट्ट साहिबा वगैरह। उमर शरीफ साहब कभी इस तरफ माइल क्यों नहीं हुए, संजीदा एक्टिंग की तरफ? देखिए, जो लाइव का आर्टिस्ट होता है ना, उमर शरीफ साहब जो फिल्म बदी बात करते थे। नॉर्मली जब सीरियस एक्टिंग की बात होती है तो स्क्रिप्ट को बोलना, स्क्रिप्ट पढ़ना और पाबंद किया जाना, उसको जो है वो करना पड़ता है उस वक्त। लेकिन जब लाइव के आप आर्टिस्ट होते हैं या स्टेज जो आपकी पहचान होती है, जहाँ सैकड़ों हजारों लोग आपको एक वक्त में सुन रहे होते हैं और वो फौरन जब रिस्पॉन्स करते हैं ना, तो उस वक्त पता चलता है कि आप कितना ज्यादा उनको एंटरटेन कर सकते हैं। क्योंकि जब आप टीवी पे काम कर रहे हैं तो कुछ महदूद लोगों के सामने आपने किया, और टीवी बाय चॉइस है, आपके पास एक रिमोट है, आप चाहें उसको चेंज कर दें। लेकिन जब आप लाइव शो में होते हैं, आपका भी इम्तिहान है और जो सामने लोग हैं उनका असल इम्तिहान होता है कि वो आपकी किस किस बात को समझ रहे हैं और किस किस बात को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कोई ऐसी बात काशिफ जी, कोई ऐसी बात बताइए उमर शरीफ की आज के दिन पर जो आप जानते हो, उमर भाई जानते हो, लेकिन आपने कभी किसी से इस बात का तस्करा नहीं किया हो। कोई ऐसी खूबसूरत याद यकीनन होगी आपके पास। देखिए, जब आप ये बात करती हैं तो एक लंबी फहरिस्त है बहुत सारी बातों की, बहुत सारे ऐसे वक्त जब वो और मैं हम लोग बस साथ हैं, और जब वो कहते हैं ना कि सिखाने वाला बताने वाला अपनी बात कह जाता है। आपके अंदर अगर सीखने की खू है तो फिर आप अमल दरामद भी करते हैं और फिर वो नजर आता है रंग। तो उमर भाई की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि जब उनको कोई बात कहनी होती थी, समझानी होती थी, तो वो कंधे पर हाथ रख के कहीं कोने में ले जाते थे और कहते थे कि देखो बेटा, ये ना करना या ऐसे करो। और मुझसे उनका प्यार बहुत ज्यादा था और मोहब्बत वाला प्यार था। एक उनका प्यार जो सबके इल्म में है कि जब वो अपने साथी या अपने जूनियर्स को जब लेके चलते थे तो कहीं हल्की सी चपत भी लगा देते थे, थोड़ा सा डांट भी देते थे। लेकिन मेरे साथ एक तो शफकत और मोहब्बत और दूसरा इस्लाह वाली बात जो है ना वो अच्छी थी, और ट्रैवलिंग भी रही। और लास्ट स्टेज प्ले जो एक ऐसा उन्होंने मुझे सरप्राइज भी दिया कि आखिरी स्टेज प्ले कर रहे थे और इत्तेफाकन मेरा बर्थडे था उस दिन, तो मुझे नहीं पता चला कि किस तरह वो केक आया, और ऑन सेट उस केक को जो है वो मेरे साथ मिलके दोनों ने एक साथ कट किया और
उनका अपना अंदाज कि वो केक मुझे खिलाने के बजाय खुद खा के बोले चलो भाई चलो भाई। तो वो मुझे भुला ही नहीं भूलता कि आप सोचें कि किस कदर एक सीनियर जिससे आप मिलें तो फख्र करें, जिससे बात करें तो फख्र करें, जिसके साथ बैठें तो फख्र करें। और पूरे पाकिस्तान का फख्र आज हमने अपने हाथों से जो है उसको मनो मिट्टी तले उतार दिया, लेकिन यकीनन दिलों में तो हमेशा रहेंगे वो। अब जैसे आप खुद भी तस्करा कर रहे हैं काशिफ, जो साथी फनकार थे उनके लिए बड़ा नर्म गोशा रखते थे, नादार जो फनकार हुआ करते थे उनकी मदद भी किया करते थे। कई सारे लोग बताते हैं ये बात। हर फनकार के कैरियर में उतार चढ़ाव आए हैं। कभी कभी ऐसा हुआ, क्योंकि आपने बड़ा वक्त गुजारा है करीब उमर भाई के, कभी ऐसा वक्त आया कि खुद भी इस तरह की परेशानी का शिकार हुए हों, इतने लोगों की मदद करने वाला शख्स खुद किसी परेशानी का शिकार हुआ हो? नहीं, देखिए माली परेशानी कोई नहीं थी, बस एक वक्त होता है जब आप अपने आसपास या अकेलापन जो होता है ना, वो थोड़ा सा जरा मुझे लगता है कि आखिरी वक्तों में उसने अकेलेपन ने घेर लिया था। अदरवाइज कोई माली परेशानी नहीं। जो शख्स अपनी कोई थोड़ी सी बात भी लेकर जाता था वो उससे कहीं ज्यादा उसका साथ देते थे, और अल्लाह ताला ने उनकी जबान में, उनकी शख्सियत में ऐसा तासुर दिया था कि वो बस जुबान हिलाते थे और काम हो जाता था। इस तरह का उनकी शख्सियत का तासुर था। तो माली मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस तरह नहीं हुए, बस सिर्फ ये था कि कभी कराची कभी लाहौर, और फिर यहाँ के थिएटर को भी रखना, ऑन रखना, उधर के थिएटर को भी रखना। फिर यहाँ पर जूनियर्स तैयार कर गए कि जब वो लाहौर में थे तो कराची का थिएटर जो है वो कहीं खत्म ना हो जाए, तो अपने जूनियर्स को उन्होंने ये इजाजत भी दी कि भाई तुम करते रहना, और फिर इनको इंडोर्स करने के लिए ईद बकरीद पर बाकायदा आते थे। और अगर आपने आज के नमाज जनाजा के मनाजिर तमाम चैनल से कवर किए, स्पेशली समा ने देखे हो, तो जिस तरह लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने के चक्कर में थे, नमाज जनाजा के वक्त एक दूसरे को धक्के दे रहे थे, अपने यानी हर दिल अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे हर तरह से, किसी तरह से एक आखिरी झलक उमर शरीफ की मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ, मैं आप साथ मौजूद थे। आगे बढ़ी नाज़रीन, आज सोशल मीडिया पर यकीनन एक वीडियो आपने देखी होगी जिसने बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। वकलागर्दी के आए रोज़ वाक़यात तो हम देखते रहते हैं, लेकिन ये एक वीडियो आई है जिसने बड़ा हैरान किया है कि निगेबा बनकर जो खुद ही चमन की आबरू लूटे। ये मिसरा मुझे आज उस वीडियो को देखकर याद आया है, जब कानून की बात करने वाला वकील लाकानूनियत की हदें फलांगता हुआ लाहौर हाई कोर्ट में डंडे बरसा रहा था। आज लाहौर हाई कोर्ट का वाक़या है जहां एक केस की मुसद्दक़ा कॉपी ज़रा देर से मिलने पर वकील साहब हैं ये माजिद जहांगीर, इन्होंने कॉपी ब्रांच में घुसकर काउंटर के शीशे तोड़ डाले हैं। ऐसे तोड़े हैं शीशे के जो मंजर देखने से ताल्लुक़ रखता है। गो कि पुलिस ने वकील को गिरफ्तार करके इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब बार काउंसिल ने मौसूफ का लाइसेंस मुअत्तल करके रिवायती इक़दाम उठा लिया है। अब ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ है, कहीं मोअज़्ज़िज़ अदालतों के जज साहिबान उनके हत्थे चढ़े और उन पर जूते बरसाए गए। कहीं अदालतों पे पेशी पर पुलिस अफसरान, कहीं अदालती एहलकार और कहीं बदनसीब साइलीन वकलागर्दी का शिकार हुए हैं। उन्होंने अस्पताल में घुसकर ICU में दाखिल होकर मरीजों तक को नहीं बख्शा है। वकलागर्दी के दर्जनों वाक़यात हुए हैं। इस पर बात करने के लिए मेहमान में मेरे साथ मौजूद हैं, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं खुशदिल खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं सर आप। सर, ये दर्जनों वाक़यात जो मैंने गिनवाए भी हैं, दर्जनों वीडियोज़ मौजूद हैं, ये साहब भी जो नज़र आ रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन कार्रवाई सिर्फ मुअत्तली तक ही महदूद रहती है। पर्चे कटे हुए हैं, गिरफ्तार होते हैं, छूट जाते हैं, लाइसेंस मुअत्तल होते हैं, बहाल हो जाते हैं। आज तक कितने वकला के लाइसेंस मनसूख हुए हैं सर? ज़रा मुझे वो वाले नंबर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने मुझे मौका दे दिया। पहले तो मैं जो ये वाक़या भी हुआ है इसका मैं अफसोस में करता हूँ और मजम्मत भी करता हूँ। ये अच्छा नहीं हुआ है। वकला में अदम बर्दाश्त के बजाय उनमें सब्र होनी चाहिए, और हमें दूसरों को सबक सिखाना है, क्योंकि हम लीगल फिटर्निटी है और हम कानून जानते हैं। लेकिन अभी मुझे इतने मतलब इसके कागज भी पता नहीं है, मालूम नहीं क्या वजह है, क्या जिस तरह आपने फरमाया कि मतलब उसको अटेस्टेड कॉपी की जरूरत थी और उस पर मतलब सर वैसे तो वजह मैंने बता दी, लेकिन वजह कुछ भी हो सर, कुछ भी वजह हो, लेकिन ये करना जायज़ है क्या सर? वो चाहे यहाँ पर हो रहा हो, चाहे अस्पताल में हो रहा हो, ICU बंद कर दें, मरीजों को परेशान करें, साइलों को परेशान करें। सर ये इसके बारे में अभी तक आपने मुझे जवाब नहीं दिया कि कितनों के लाइसेंस मनसूख किया है। देखिए, आप हर एक केस के अपनी नोयत होती है, उनके अपने कागज होते हैं, हर एक केस मुख्तलिफ होता है। जिस तरह आपने फरमाया, अब
जो इस्लामाबाद में हुआ था, या आप अस्पताल की बात कर रहे हैं, तो हर एक इशू की और एक की मतलब अपने वाक़यात होते हैं, इसके लिए आते हैं। जहाँ तक ये मौजूदा है, इस पर हम अफसोस करते हैं। और जिस तरह आपने फरमाया, मैंने भी पता किया है कि पंजाब बार कौंसिल ने उनकी जो लाइसेंस है उनको भी मनसूख कर लिया, हुकूमत ने भी मतलब FIR काटा है। तो बस यही चीज़ें होते हैं। अब FIR काट दिया गया था, अब उन पर जो सेक्शन ऑफ लॉ लगाए गए हैं वही मतलब फेस करेंगे। हम इनके साथ ऐसे मतलब कोई हेल्प नहीं करेंगे, उन्हें कोऑपरेशन करेंगे। जहाँ तक अगर पाकिस्तान बार कौंसिल को मामला आ गया, सर आप कह रहे हैं एक फर्टिलिटी है, इसका ख्याल करना चाहिए, नसीहत भी करनी चाहिए, लेकिन सर ऐसे लोगों को जब तक निशाने इबरत नहीं बनाएंगे तो कैसे ये मसाइल हल होंगे सर? ये तो आए रोज कोई ना कोई वाक़या आ जाता है सामने। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान ही मसालिस्तान है। यहाँ तो हर एक दिन आप देखते हैं कितने मतलब वाक़यात होते रहते हैं, मतलब छोटे बच्चों को अगवा करके उनके साथ क्या करते। तो किन को मतलब यहाँ पर मतलब ओपन किसी को सजा मिली है? ये से तो सर आप अपने डिपार्टमेंट में करें ना सर, उनको तो मुल्जिम कहते हैं, मुजरिम कहते हैं, बुरा भला कहते हैं। सर आपका पेशा तो सर लोगों की मदद करने वाला है ना। यहाँ पर मतलब लैंड सिचुएशन तो है नहीं है, तो आप किसके मदद करें? जहाँ तक फर्टिलिटी की बात है तो हम इसको अगर मतलब ये केस हमारे जुरिसडिक्शन में आता है तो हम सर जरूर, यानी आप कह रहे हैं खुशदल साहब, आप कह रहे हैं पाकिस्तान में अगर दीगर मसाइल हैं तो वकला बदमाशी करेंगे, ये जायज है क्योंकि पाकिस्तान में दीगर मसाइल भी तो हैं। देखिए बदमाशी की बात तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। आप इस तरह मतलब बात करें कि ये सब बदमाशी नहीं है, लेकिन मतलब जो उन्होंने एक्शन किया हम इसको कंटेम्प्ट करते हैं। बीइंग ए वाइस चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल में इसको कंटेम्प्ट करता हूं। मैं यही तो आपसे कह रही हूँ सर, मजम्मत से बढ़कर क्या सर? तो जो भी हमारे इख्तियारात है वो काम करेंगे ना हम, जो हमारे इख्तियारात में जो बार कौंसिल के पास इख्तियारात है वो करेंगे। दूसरी कि आपने खुद कहा है कि इसमें FIR मतलब दर्ज हो चुका है। अब FIR का अपना मतलब एक रास्ता है ना, अब तो मतलब हुकूमत भी उनको तो डायरेक्ट मतलब न कन्विक्शन कर सकते हैं और उनको तो मतलब अपॉर्चुनिटी देंगे, उनकी मतलब ट्रायल होता है, ये तरीक़ेकार होते हैं ना। तरीके को तो हम मतलब कानून, अगर उसने कानून तोड़े तो क्या मतलब कानून वाले भी, निफाज करने वाले भी कानून तोड़े, ही विल मतलब ट्रीट अकॉर्डिंग टू लॉ। अब हमारे पंजाब बार कौंसिल ने उनके लाइसेंस मतलब मुअत्तल किया है, उनको कैंसिल कर दिया है, इनको सस्पेंड किया है। लाइसेंस मनसूख करें सर, लाइसेंस मनसूख करें। मैं यही कह रही हूँ कि जहां पर भी इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं उनके लाइसेंस मनसूख करें, उन्हें निशाने इबरत बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या में आप साथ मौजूद थे। नाज़रीन अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ी हूँ। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा है कि फ्रांस के चर्चेस में 2,16,000 बच्चों का रेप किया गया है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए गए हैं कि गुज़िश्ता 70 सालों में फ्रांस के चर्चेज़ में पादरियों ने लाखों बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया है, जिनमें ज़्यादा तादाद 10 से 13 साल लड़कों की है। जिनसी ज़्यादती करने वाले पादरियों की तादाद 2,000 से 3,000 तक बताई जाती है। तहकीकात में सामने आया कि अगर पादरियों के अलावा चर्च के दूसरे अराकीन मसलन स्कूल्स के असातिज़ा की जानिब से की जाने वाली जिनसी ज़्यादतियों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो फिर मुतासरा बच्चों की तादाद 3,30,000 तक हो सकती है। ये रिपोर्ट फ्रांस के एक चर्च की जानिब से 2018 में गैर जानिबदाराना तहकीक के फैसले के नतीजे में सामने आई है। इस तहकीक में 2.5 बरस से ज़्यादा वक्त लगा है और इस दौरान अदालतों, पुलिस और चर्च के रिकॉर्ड को खंगाला गया है। मुतासरा अफराद और गवाहों से बात की गई है। वेटिकन सिटी की जानिब से बयान में कहा गया है कि पोप फ्रांसिस को इस इंक्वायरी से हासिल होने वाली मालूमात पर इंतहाई दुख हुआ है। बिलाल कुतुब साहब मजहबी स्कॉलर हैं, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। मैं खुशामदीद कहूँगी बिलाल भाई आपको। मेरे पास तो सवाल ही नहीं है कि मैं पूछूं क्या इस बारे में आपसे। इस तरह के लोगों के लिए ये मसला किसी तौर पर भी किसी मजहब का नहीं है, बल्कि मजहब की आड़ में छुपे हुए दरिंदों का है। अगर फ्रांस जैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों का ये हाल है बिलाल भाई, तो फिर कैसे ये खुद को इंसानियत का चैंपियन कहते हैं? जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप गौर कीजिए कि मेरे ख्याल में ये मिथ जो है ये हम कभी तोड़ ही नहीं सकते कि वेस्ट जो है वो मॉरली ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि इसके अगेंस्ट बहुत सी एनजीओ हमारे अपने मुल्क में काम करती हैं। लेकिन गौर कीजिए कि कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स और ये जो सारे मजहबी तबके हैं, मसालिक हैं, इसमें कैथोलिक जो है ये जरा ज्यादा थोड़े से सख्ती पसंद है, इसलिए इनसे प्रोटेस्टेंट्स ने अपनी जुदाई कर ली और अलग एक और मतलब उनके यहाँ बन गई। लेकिन दीन इस्लाम के अंदर आप गौर कीजिए कि अल्लाह ने कहा है कि दीन में कोई सख्ती नहीं है और हर चीज की कज़ा है। जिन मज़ाहिब में कज़ा नहीं है चीजों की और शिद्दत ज्यादा है, वहीं जराइम भी ज्यादा होंगे। लेकिन आपने इस बात पे गौर नहीं किया कि इन कैथोलिक चर्चेज ने जितनी भी रिपोर्ट शामिल की हैं,
इनमें प्रीस्ट को तो शामिल किया है, लेकिन इन्होंने कोई भी रिपोर्ट नन्स के बारे में नहीं बताई। हालांकि यही रिसर्च जो है ये नन्स के ऊपर भी हुई थी, लेकिन उनको उन्होंने पब्लिक नहीं किया। अब मैं अगर ये कहूं कि जनाब हमारे यहाँ ये वाकयात इतने होते हैं, लेकिन इतनी इंटेंसिटी से नहीं होते जितने वेस्ट के अंदर होते हैं, तो ये बात जो है वो शायद काबिल कबूल ना हो। लेकिन दूसरी बात एक और तरफ देखिए कि रियासत मदीना बनने वाला जो पाकिस्तान है, इसमें इजहार ख्याल, तनकीद, सच बोलना, सच उगालना, कहीं ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच है जितनी कि वेस्ट को शायद खबर भी ना हो। क्योंकि फ्रांस तो बिल्कुल लाहौर जितना है, उसका तो कोई रकबा ही नहीं है कि आप कहें कि 2.5 लाख इतने सालों में हो गए। ये 2.5 लाख जितने सालों में वो कह रहे हैं, ये रोज के 10 से 12 केसेस बनते हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने कोई ऐसा मुल्क, इस्लामी रियासत देखी है जहां 10 से 12 ये केसेस जो हैं डेली रिपोर्ट होते हो? एक रिपोर्ट होता है तो हम उस पर क़यामत बर्पा कर देते हैं। मेरे ख्याल में हमारे लिए सोचने की बात है कि हमारा मिंबर, हमारा मुल्क, हमारी रियासत और हमारा मीडिया यकीनन ज्यादा ईमानदार और ओपन है, डेफिनेटली ज्यादा है। लेकिन जब भी कोई मजहब अपने पे सेल्फ प्रोक्लेम्ड सख्तियां लगा लेता है और उस सख्तियों को वो मजहब का रंग देता है, तो वहां पे ये तशद्दुद जिनसी हो, अखलाकी हो या मजहबी हो, वहां पे हमेशा शिद्दत पसंदी जो है वो जन्म लेती है। ये शिद्दत पसंदी मुसलमानों में भी जब आई, हमारे यहाँ भी ये क्राइम जो है, हम कह नहीं सकते कि वहां जहां सख्तियां थी वहां ये जराइम ज्यादा हुए। हाँ, हमने भी पर्दा डाला, जिस तरह के उन लोगों ने अपने चर्चेस के प्रीस्ट को और नन्स के ऊपर पर्दा डाला और उनकी इंफॉर्मेशन 23 सालों तक, 50 साल तक बाहर निकलने नहीं दी। जी बिलाल भाई, आपने दुरुस्त फरमाया कि इस मिथ का शिकार शायद हम हैं। हम समझते हैं कि वेस्ट बहुत ज़्यादा महज़ब माशरा है। अगर उन्हीं के लोकल मैगजीन्स वगैरह उठाकर देखे जाएं तो हमसे ये ज़्यादतियों में, जराइम में बहुत बड़ा रेशो है, बहुत ज़्यादा रेशो है। इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि फिर ये कैसे खुद को इंसानियत का चैंपियन कहते हैं? किरण, इसको एक और नुक्ता नज़र से देखिए, हमारे यहाँ खुदा न खास्ता अगर ये जुर्म होता है तो हम उसका गिरेबान पकड़ते हैं, अदालतों तक खींच के जाते हैं और तजलील करने वाले उनके अपने साथी भी होते हैं, और ये पिछले दिनों में हमने देखा। लेकिन गौर फरमाइए कि जिन मुल्कों के अंदर ये पोर्नोग्राफी का एक्ट जो है, ये जिनसी इस्तेशाल का जो एक्ट है, ये आपकी एक इंडस्ट्री बने और आप दुनिया जहान में इससे पैसे कमाएं, मुझे बताइए कि ये फ्रांस या यूरोप का कोई भी मुल्क ये गारंटी कैसे कर सकता है कि जहां से पैसा आ रहा हो वहां पे वो आइंदा इस इंडस्ट्री को बंद करके रोक देंगे? ये लाइसेंस, इंडस्ट्रीज के लाइसेंसेस इन्हीं मुल्कों ने दिए हैं जहां से ये सब चीजें आ रही हैं। बदनाम जो हैं वो करने वाले हम हैं अपने आप को, और जो कमाने वाले लोग हैं वो हैं जिनको कि हम मुहज्जब और तहजीबदार समझते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल कुतुब समा रहे हैं आप कि ये शायद हमारे ऊपर ही तारी है कि वेस्ट बहुत ज़्यादा महज़ब है, लेकिन जब वहाँ के हक़ाइक़, वहाँ की रिसर्च और वहाँ की चीज़ें उठाकर देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर फिर भी हमारे पास कितनी ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम बात कर सकते हैं, हम कम से कम जो मुजरिम है उसको ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं, वहाँ तो शायद बात भी नहीं की जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल कुतुब साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त ख़त्म हो गया नाज़रीन, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद।